हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में स्वामी असीमानंद समेत 5 आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट में एनआईए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए कोर्ट ने यह फैसला दिया। 18 मई 2007 को हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की जान गई थी और 58 लोग घायल हुए थे। जब ये विस्फोट हुआ था तो सबसे पहले इसकी जांच हैदराबाद पुलिस ने की। पुलिस ने अपनी जांच में किसी मुस्लिम संगठन का नाम लिया था, लेकिन जब बाद में सीबीआई को जांच सौंपी गई तो सीबीआई की जांच में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम आया, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के बाद ये जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। इस मामले पर फैसला आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की सरकार के समय यह मामला हुआ था। इस फैसले पर कांग्रेस ने एनआईए की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस से माफी की मांग की है। आपको बता दें कि उस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। 11 साल चले इस फैसले के बाद एनआईए की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एनआईए की तरफ से अगला कदम हाईकोर्ट में अपील का हो सकता है। सीबीआई तो कई मामलों में पहले ही अपनी साख खो चुकी है, लेकिन अब एनआईए भी संदेह के दायरे में है। वहीं इस फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीति से प्रेरित होकर 5 लोगों को आरोपी बनाया गया और ये सभी आरोपी निर्दोष हैं, तो आखिर ब्लास्ट में मरने वाले निर्दोष लोगों का हत्यारा क्या कोई नहीं था? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के सियासी काफी घमासान मचा था। हम बात कर रहे हैं मई 2007 के हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले की। उसमें असीमानंद सहित 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये आज की बड़ी खबर हम बता सकते हैं। और एक बार फिर एनआईए के साख पे भी अब सीबीआई की तरह सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि ओवैसी कठपुतली बनकर के काम कर रही है, माफ करिएगा, एनआईए कठपुतली बनकर के काम कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को उतारा है और हम आपको सुनाना चाहेंगे कि संबित पात्रा कांग्रेस और अपोजिशन के बयान के बाद क्या कह रही है बीजेपी। एक बार जरा सुनिए। आज का मौका है राहुल गांधी जी बाहर आके क्षमा याचना करें, क्योंकि हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने का जो कार्य कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने इतने वर्षों तक किया है, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। चलिए, संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगते क्योंकि चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने उस वक्त भगवा आतंकवाद बताया था और सीधा निशाना स्वयंसेवकों पे उठाया था। चलिए, हम हमारे साथ में AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। RC चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। जैन साहब, बेशक असीमानंद बरी हो गए हो, लेकिन आज भी सवाल यह है कि 9 लोगों की जो मौत उस ब्लास्ट में हुई, आखिर उसका गुनहगार कौन है? देखिए, हमारे यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि अगर कोर्ट से ऑर्डर हो गया तो ये मान लिया जाए कि वो अपराधी नहीं हुआ बरी होने का। हिंदुस्तान में 100% केसेज में चालान भी नहीं होते हैं और लगभग ये वेरिएशन होता रहता है, तो 70 से लेकर 75% तक के केसेज में एक्विटल होता रहता है। तो क्या ये तो नहीं माना जा सकता कि साहब वो अपराध हुए ही नहीं हो। अजमेर ब्लास्ट के मामले में, जयपुर और साथ में अभी जो मस्जिद ब्लास्ट के मामले में आए हैं, दोनों के मामले में सबसे बड़ी बात है, एक तो ट्रायल बहुत लंबी चली और लंबी ट्रायल में गवाहों को टूट जाना एक आम बात है। इन दोनों मामलों में यही हुआ कि ज्यादातर गवाह हो सकते। दूसरी बात ये आई थी कि इसमें जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें ये माना गया था कि ये पूंजी का हाथ हो सकता है, क्योंकि ब्लाइंड ब्लास्ट थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो असीमानंद और अन्य लोगों को मुलजिम बनाया गया। पर इसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि जब ये केस दर्ज हुए तब टाडा और पोटा जैसे कानून लागू थे।
उनमें एक स्पेशल प्रोविजन था कि मुलजिम जो स्टेटमेंट अपना दे रहा है डिप्टी एसपी के सामने, डीएसपी लेवल के ऑफिसर के सामने, वो सफिशिएंट एविडेंस मानी जाती थी। बाद में ये धाराएं हट गई। तो वो जो मेन एविडेंस जिसके आधार पर चालान शुरू में पेश किए थे, पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर एनआईए ने किया, उन सारों का जो मूल आधार था वो ही लगभग खत्म हो गया था। कि जो उनका एडमिशन था पुलिस ऑफिसर के सामने, वो टाटा में और पोटा में तो उनके आधार पर सजा हो सकती है, बाकी और धाराओं में उनके आधार पर सजा नहीं हो सकती। बाद में यूपीएपी एक्ट में वो प्रोविजन डाल दिए गए, पर वो प्रावधान एडमिशन वाला वहां नहीं डाला गया स्टेटमेंट। और जो अजमेर ब्लास्ट केस हुआ उसमें बरी होने का मेन कारण भी ये था कि जो असीमानंद का स्टेटमेंट था, या मेन असीमानंद का जो स्टेटमेंट था, जो कहता है कि मैं जेल में एक आदमी के साथ था, उससे फिर मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ और उससे फिर मैंने स्वेच्छा से दिया, उसको कोर्ट ने रिलाई नहीं किया, कोर्ट ने उसको नहीं माना, क्योंकि ये पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट है और टाडा और पोटा के प्रावधान नहीं लगते इसलिए। तो यहाँ जो भी बरी हुए वो एक्विटल बेनिफिट ऑफ डाउट देके हुए। अजमेर केस में तो कुछ लोगों को सजा भी हुई है, कुछ धाराओं में, सारी धाराओं में तो नहीं, कुछ धारा में अभी भी वो डांगे और एक जो मुलजिम हो रहे उसके खिलाफ यहाँ जयपुर में भी उसके मामले में अभी भी मैटर पेंडिंग है, क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो इसलिए बेसिकली ये कि क्रिमिनल ट्रायल है, इस क्रिमिनल ट्रायल पर इतना कि केस झूठा था या केस सच्चा था, नो डाउट इन्वेस्टिगेशन में इतनी अच्छी एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाए और इतनी पक्की एविडेंस नहीं ले पाए, साइंटिफिक एविडेंस पूरी नहीं आ पाई। आप ओरल एविडेंस पे ज्यादा रिलाई करते रहे, जिसका ओरल एविडेंस में जब ज्यादा रिलाई करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट यही रिजल्ट पहुंचता है कि ज्यादातर केसेज का हम देखते हैं, ये कोई पहला केस तो है नहीं, 73% केस बरी होते हैं। चले, तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है, लेकिन यह तो बात पक्की है कि घटना हुई थी 18 मई 2007 जब नमाज अदा की जा रही थी। तो उस वक्त हैदराबाद के मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। 2007 की हम बात कर रहे हैं। 9 लोगों की मौत हुई थी, 54 लोग उसमें जख्मी हुए थे। वो लंबे ट्रायल की वजह से 54 जो गवाह थे वो मुकर गए सीबीआई के सामने ही। उसके बाद एनआईए के हाथ में जब 2011 से जांच आई तो उसके बाद से ट्रायल काफी लंबा चलता रहा और आखिर असीमानंद उससे बरी हो गए। इस बीच एक बात और आई थी कि 13 मार्च इसी साल क्लोजर रिपोर्ट ही गायब हो गई थी जो असीमानंद जी की थी, और लेकिन जब हंगामा मचा तो अगले ही दिन वो रिपोर्ट मिल भी गई। चलिए, राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। राजेंद्र जी, मक्का मस्जिद घटना हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 9 लोगों की मौत भी हुई है, दर्जनों लोग उसमें घायल भी हुए थे, लंबा ट्रायल चला और ऐसी जांच एजेंसी एनआईए का तो गठन ही ब्लास्ट जब होते रहे, सीरियल ब्लास्ट, उसके बाद ही गठन किया गया था। सीबीआई के बाद भी एनआईए के हाथों में यह जांच सौंप दी गई और आखिर असीमानंद सहित 5 आरोपी उससे बरी हो गए। योगेंद्र जी, एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो आतंकवाद से जुड़े हुए केसेज हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा जिसको दिया गया अलग से, और उनको ये जिम्मा दिया गया था कि ना केवल ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे बल्कि देश भर में जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही है उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, क्या उनकी आपस में कोई संपर्क सूत्र है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। परंतु जो परिणाम सामने आ रहे हैं और जिस तरह से आज के केस के अंदर जिस तरह से संबंधित न्यायालय ने 5 अभियुक्तों को बरी किया है, उससे एनआईए के गठन के ऊपर ही सवाल खड़े हो गए कि जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है आतंकवाद से जुड़ी हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी लचर होगी, कमजोर होगी। जहां कोई कोर्ट है वो ये कहेगा कि साहब सबूतों के अभाव में हम है जो मुलजिमों को बरी कर रहे हैं, प्लस सबूतों का अभाव, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो उनकी कार्य कुशलता पे, कार्य दक्षता पे लगता है। एक मतलब ये घटना जो घटी है, जैसा आप भी बता रहे हैं, 9 लोग मारे गए हैं और जहां 10,000 लोग नमाज पढ़ रहे थे उस समय घटना हुई थी और करीब 58 लोग घायल हुए और उसके बाद में पुलिस की फायरिंग हुई, उसमें भी 5 लोग मारे गए। इतनी गंभीर घटना की अगर इतनी लचर तरीके से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अगर की जाती है और उसका परिणाम ये निकलता है तो देश, पूरा देश इस बात को लेकर स्तब्ध है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां किस ढंग से काम कर रही है और उनका रुख बार बार क्यों बदल रहा है। यह सबसे बड़े सवाल है कि उनके रुख सरकारें बदलने के साथ कैसे बदल रहे हैं। ये सब बातें विचार करने की है,
इस पे गंभीरता से चिंतन करने की है, क्योंकि पार्टियों के राज आज आएंगे चले जाएंगे, नेता लोग राज करेंगे चले जाएंगे, पर यह देश यही रहेगा। और अगर देश की जो जिस तरह की गतिविधियां उनके साथ अगर हम इस तरह से समझौता करेंगे और देश की इस तरह की घटनाओं के साथ हम इस तरह की गैर जिम्मेदारापूर्व अगर किसी तरह का भी व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे को देश माफ नहीं करेगा, समय भी हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए जो भी सरकारें हैं उनको इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। आज ये जो जिस तरह से बरी किया है इसको समीक्षा होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए इस मामले की। और मैं तो कहता हूं कि इस केस से जुड़े हुए संबंधित जो भी अधिकारी थे जिन्होंने इसमें सबूत इकट्ठे नहीं किए उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपको लाखों करोड़ों रुपए के टीएडीए दे रहे हैं, हवाई जहाजों में जाने की आपको सुविधाएं दे रहे हैं, बड़े बड़े डाक बंगलों में आपको ठहराया जा रहा है, लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जा रही है, और उसके बाद आपका आचरण ये है, उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो ये है, जहां न्यायालय आपके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं कि आप सबूत तक इकट्ठे नहीं कर सके। तो मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लिए नहीं हो सकती। और जो सबसे बड़ी सर्वोच्च एजेंसी जिसको मान रहे हैं हम आतंकवाद के बारे में, तो ये तो कैसे हम आगे जाके इस आतंकवाद की घटनाओं को रोकेंगे, कैसे इस तरह की घटनाओं के ऊपर नियंत्रण करेंगे, कैसे उन अपराधियों को पकड़ेंगे, कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया अगर इतनी बड़ी एजेंसियां फेल हो रही है तो। आरसी चौधरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुझे अच्छे से ध्यान है कि पुलिस ऑफिसर्स के 2010 में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सार्वजनिक रूप से पी चिदम्बरम ने यह बात कही थी कि देश में आतंकवाद की बहुत सारी ताकतें बढ़ रही हैं, कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी, उनके वजह सीधा निशाना उनका आरएसएस और भगवा आतंकवाद की ओर में था। दूसरी ओर जयपुर के अंदर ही जब सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के मंथन शिविर में उन्होंने साफ कहा था कि भगवा आतंकवाद बढ़ रहा, आरएसएस के कैंप्स के अंदर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, और दिग्विजय सिंह ने इस पर ठप्पा लगाया था। एनआईए का गठन किया ही इस वजह से गया था कि बिल्कुल जैसे सिंह साहब भी कह रहे हैं, जैन साहब कह रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि एनआईए का इनपुट लेने का बस कहां पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो एक तो बड़ा एक सवाल निशान होगा कि सरकारों ने सीबीआई को जैसे टूल की तरह काम लिया है, वैसे एनआईए को भी अगर कांग्रेस ने अपने मकसद के लिए असीम आनंद से अगर अन्य आरोपियों को फंसाया तो बहुत गलत था, और वर्तमान सरकार ने अपने हित साधने के लिए अगर कहीं राजनीतिक दखल के जरिए उनको बचाया तो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं राजनीतिक दखल का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि कांग्रेस का आरोप है, ये कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि एनआईए सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो जो राजेंद्र जी ने कहा था और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने जो बात कही, निश्चित रूप से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि सीरियल बम ब्लास्ट हुए, बहुत सी जगह पे हुए, और ये जो आतंकवाद की जो घटना इस देश को अस्थिर करने के लिए जो चल रही है उनके पीछे कहीं ना कहीं चरमपंथी ताकतों का हाथ रहा है। वो चरमपंथी ताकतें देश को अस्थिर करने का और देश के लोगों के सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का जो कुठाराघात है, कुसंगीत जो प्रयास है वो निश्चित रूप से करती रही है। वो विचारधाराएं का कोई व्यक्ति उस विचारधाराओं के बीच में रहने वाला हो सकता है, या कोई विचारधारा अगर ऐसी चरमपंथी विचारधारा जो एक देश को अस्थिर करना चाहे और वो किसी राष्ट्र की राजनीतिक दल से संबंध रखती हो तो निश्चित रूप से वो और भी चिंता का विषय हो जाता है। आज जो हैदराबाद बम ब्लास्ट घटना का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नमाज अदा करते वक्त चौधरी साहब अभी आपने एक संकेत दिया कि जो ताकतें किसी से संबंध रखती है, निश्चित चिंता का विषय। चिंता का विषय आम पब्लिक के लिए, राजनीतिक दलों के लिए तो मुझे पता नहीं है कि है कि नहीं है वो चिंता का विषय, कि क्या उसमें आज एनआईए का जो गठन हुआ, क्या एनआईए को हम टूल की तरह काम में ले रहे हैं? आपने कहा कि जो ताकतें इसमें लिप्त रही हैं उन ताकतों का तो खुलासा ही नहीं हुआ। अगर आपके वक्त असीमानंद सहित अन्य आरोपियों को अगर गिरफ्तार किया गया तो किस तहत गिरफ्तार किया? केवल एक संदेह के आधार पर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि संघ का जो जुड़ा हुआ, भगवा आतंकवाद की जो बात कही, अगर आप खुले में बात करना चाहते हैं तो संघ किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ और संघ किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करके और सत्ता में आसीन किया हुआ है, ये पूरे देश की जनता आज जानती है और जानना चाहिए। उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो एक राजनीतिक जो चरमपंथी, जो दक्षिणपंथी, जो चरमपंथी एक विशेष शब्द है, चरमपंथी अगर किसी को सत्ता में काबिज रखना चाहता है तो चरमपंथियों के मंसूबे क्या होते हैं ये हर कोई व्यक्ति जानता है। आपने कहा कि इसकी जब स्टार्टिंग जब जांच हुई, जब इसको स्टार्टिंग में जब शुरू किया गया तब इसमें लश्कर-ए-तोयबा का नाम स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंदर सामने आया था। 40 से ज्यादा दूसरे लोगों को, चरमपंथियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में जब एनआईए इस देश की साख की सबसे बड़ी एजेंसी है,
अगर वो एजेंसी कहती है कि इसके पीछे भगवा आतंकवाद है, एनआईए कहती है, और उस एजेंसी का अगर कोई सम्मान नहीं करता है, जो देश की चौधरी साहब बड़ी खुशी की बात है, एजेंसी है, एनआईए ने बात कही, एनआईए ने गिरफ्तार किया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जब रिजल्ट देने का वक्त आया तो एनआईए सबूत ही पेश नहीं कर पाया। क्या अभी ये कह सकते हैं कि जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि संघ का ताल्लुक भाजपा से है और संघ की ये कहें आबोहवा में ये आतंक पनप रहा था, आपका सीधा ही आरोप है, तो ये कैसे इनकार किया जा सकता है कि अभी सरकार का दखल है, तो उस वक्त सरकार का दखल नहीं रहा होगा, दखल देकर के गिरफ्तार करवाया गया होगा? ये बीजेपी भी तो कह रही है ये बात। योगेंद्र जी, हम क्या करें? हमने भगवा आतंकवाद कब कहा? उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जब कहा उसके बाद में कहा। सर एजेंसी सरकार की है, सर एजेंसी सरकार की ना, गृह मंत्री, अरे सर गृह मंत्री, अगर आप कहा कि हमने कब कहा, गृह मंत्री चिदम्बरम 2011 में, सिंधे 12 में साफ साफ कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद, अजमेर दरगाह का उन्होंने जिक्र किया, मक्का मस्जिद मालेगांव का जिक्र उन्होंने किया, 3 ब्लास्ट का उन्होंने जिक्र किया था उस वक्त का भी था, समझौता एक्सप्रेस का जिक्र किया। देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्यमंत्री अगर कोई बयान देता है तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आधार पर देता है। एनआईए ने कहा कि इसके पीछे किस एजेंसी, कौन चरमपंथी लोग शामिल है, उस आधार पर उन्होंने उसको बयान दिया। तो एनआईए कह रही है उसको डिनाई कर देना चाहिए था आपके हिसाब से। एनआईए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, देश के गृह मंत्री ने किस आधार पे कहा था? क्या उन्होंने वक्तव्य था क्या? जब एजेंसी, सर मेरा सवाल आप थोड़ा ध्यान से सुने, आप मेरा सवाल थोड़ा ध्यान से सुने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकार को जो इनपुट्स दिए उसके आधार पर गृह मंत्री ने कहा, आप यही बात कह रहे हैं जी। आज भी तो सरकार यही कह रही है कि माफी मांगनी चाहिए पूर्ववर्ती सरकार को कि बिल्कुल एनआईए को सबूत पेश नहीं कर पाई, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में सरकार का दखल था। मैं ये सरकार, आज भी सरकार वही कह रही है, आप जो बात कर रहे हैं वो सरकार के बिहाफ पे कह रहे हैं कि उस वक्त के गृह मंत्री को जो इनपुट्स मिले उसके आधार पे कहा गया था। लेकिन आज जो सरकार बैठी हुई है उसका भी यही कहना है कि गलत तरीके से फंसाया गया, संघ को बदनाम करने की साजिश रची गई। ये मैं कह रहा हूं, सरकारों का ही बयान है। सरकार, एनआईए, तो इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि एनआईए भी कठपुतली बनकर के काम कर रही है, सीबीआई को तो तोता कहा ही गया था। योगेंद्र जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता के जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बयान की बात आप कर रहे हैं, जिससे पहले उन्होंने जो बोले थे कि उन्हें आके माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार से कर रहा था, आज मुझे इस चीज का शर्म महसूस होती है कि देश को चलाने वाले एक राजनीतिक दल, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी किसी को दोष दिलाने में नाकाम होती है, उन्हें उस चीज का जश्न है कि उन्हें भगवा आतंकवाद से वो दूर जा रही है। आज उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए कि अगर कहीं पे ये घटना हुई है, जो धरती जमीन लहू लुहान हुई हिंदुस्तान के लहू से, उस लहू की जांच तक पहुंचेंगे और हम दोषियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। बयान यह होना चाहिए था। आज उनको चिंता चरमपंथियों की है। आज राष्ट्रीय एजेंसी जो देश की सबसे बड़ी जो एजेंसी, चलिए मैं लक्ष्मीकांत पारिक जी से जवाब लूंगा। मैं लक्ष्मीकांत जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि असीमानंद सहित 5 आरोपी जो बरी हुए, एनआईए, वर्तमान सरकार आपकी है और एजेंसी के साथ में गवर्नमेंट की एजेंसी जिस स्थायी होती हैं, हमारे लोकतंत्र में सरकारें आती हैं जाती हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि मई 2007 के अंदर ब्लास्ट हुआ था और लोग मरे थे, इसको इनकार नहीं कर सकते। एनआईए से पूछा जाना चाहिए कि उस वक्त जिन आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया उसके पीछे एजेंडा क्या था, क्यों आपने गिरफ्तार किया। और अगर आज वास्तव में जैसे सिंह साहब कह रहे हैं कि खुली छूट दी जाती है, आप पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आप पे पूरी चीजों को नहीं जुटा पाए, और ट्रायल अगर इन केसेज में भी अगर इस तरह से इतना लंबा ट्रायल चलेगा, कोई जमीन का विवाद थोड़ी ना था ये कि पीढ़ियां भुगतती रहेंगी। अगर इतना लंबा ट्रायल चल 11 साल बाद अगर यह फैसला आता है कि इसमें आरोपी कोई नहीं, तो उन जो मौत के ग्रास बने उन लोगों का गुनहगार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो आप बता दूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई स्वरूप नहीं होता, आतंकवाद का कोई व्यक्ति नहीं होता। बड़े कांग्रेस के लोगों जिस प्रकार भगवा आतंकवाद के नाम पर देश में 100 करोड़ हिंदुओं का जिस प्रकार अपमान करना कुछ समय उस समय प्रयास किया, 2007 से लेकर के 2010-11 तक 100 करोड़ हिंदुओं को लगातार अपमानित होना पड़ा इस बात को लेकर के कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। चिदम्बरम जी रहे हो, सोनिया जी रही हो, राहुल जी रहे हो, शिंदे साहब रहे हो, सभी लोगों ने लगातार हिंदू आतंकवाद की बात। एक निवेदन करना चाहूंगा सर, आप करेक्ट करना चाहूंगा आपको मैं एक करेक्ट ये करना चाहूंगा कि सोनिया गांधी ने चिदम्बरम को वाया जनार्दन द्विवेदी सार्वजनिक बयान भी कहलवाया गया था कि आतंक का कोई रंग नहीं होता, ना कोई भगवा होता, ना कोई हरा होता है, आतंक केवल काला होता है, उसे उस तरह से बोलना चाहिए, पर्टिकुलर किसी को इसमें कोट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी शिंदे जी और चिदम्बरम जी ने और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने लगातार ऐसे
अपमानजनक बयान देकर हिंदू को अपमानित करने का कोई प्रयास मैं कभी छोड़ी नहीं। लगातार इस बात का प्रयास किया जाता रहा कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद के नाम के आधार पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जाता है कि उनका वोट बैंक खींचा जा सके। और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर कांग्रेस ने एक बार साबित किया कि हम भगवा, देखिए यहां से बढ़ करके, और राहुल गांधी तो यहां तक भी कहा कि अलकायदा से बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है। तो इन शब्दों के साथ में इस प्रकार का कुसंगत प्रयास यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। हमने कभी इस्लामिक आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्रिश्चियन आतंकवाद शब्द का प्रयोग कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार संघ के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया, संघ के कार्यकर्ताओं को फंसाने का कांग्रेस ने प्रयास किया, उस बात को आज न्यायालय ने साफ कर दिया। अब आप ये कहें कि 2010 के अंदर इसकी चार्जशीट पेश होती है, 2010 तक जब चार्जशीट में कांग्रेस की सरकारें रही। अब आप ये कहें कि जांच एजेंसियां, जांच तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल को जांच हो नहीं रही, उसके पूर्व सरकार से जांच हो गई, उसके बाद आपने न्यायालय में ट्रायल चल रही है, ट्रायल के आधार पर आदमी आज बरी होता है, तो बरी होने के पश्चात उस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया सकता। आप एनआईए पर प्रश्न खड़ा करें तो अलग बात हो सकती है, एनआईए ने किस पर जांच की, क्या जांच की, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन आज जब व्यक्ति बरी हो गया तो निश्चित रूप न्यायालय उसे बरी किया है, और न्यायालय के निर्णय पर प्रश्नवाची खड़ा करना न्यायोचित भी नहीं है। तो मेरा सीधे सीधे मानना है कि जिस प्रकार का प्रयास, ये तो मत कहिए कि न्यायालय के फैसले पे प्रश्नवाचक चिन्ह मत खड़ा करिए। आपके 2 अप्रैल को आप ही के विधि मंत्री जी सवाल बहुत बड़ा खड़ा कर चुके हैं, क्या अराजकता फैला दी गई है आपके निर्देश और आदेश की वजह से। ये मत कहिए, आप बयानों को अपने अंदाज से मत डालने की कोशिश करिए। ये हो सकता है कि अदालत का फैसला है, हमने तो कोई फैसला दिया नहीं है। निश्चित रूप से अदालत का फैसला, अदालत के फैसले पर प्रश्न खड़ा करना उसकी अपील हो सकती है, लेकिन उस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता, ये तो तय है। इस पर प्रश्न चलिए मैं रोकूंगा आपको, मैं जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन साहब, जब असीमानंद जी को जमानत दी जा रही थी, एनआईए वाया सरकार, क्या इस बेल का विरोध नहीं करना चाहिए था? देखिए, एक अजीब सी बात है, और अजमेर ब्लास्ट में भी हुआ, बल्कि ये हैदराबाद ब्लास्ट के अंदर भी ये हुआ। जैसे ही सरकारें बदलती हैं, लोक अभियोजक बदल दिए जाते हैं। अजमेर ब्लास्ट में भी बदले, और एक अमूमन प्रक्रिया रही है, और आते ही आते क्यों बदले जाते हैं इसमें कुछ छिपी हुई बात नहीं है। जैसे ही सरकारें बदलती हैं, अपने आदमियों पे मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। जैसे ही कोई आदमी किसी सरकार का सपोर्टर बन जाता है, उसके खिलाफ चलती जांच को रोक दिया जाता है, चालान के ऑर्डर को रोक लिया जाता है। अभी ताजा उदाहरण तो राजस्थान का ही हुआ है, पर ये एक कोई नई बात नहीं हुई। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम करते हैं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, सब लोगों में ये होता है। तो यहाँ पर एनआईए एक्ट का जो प्रावधान है, स्पेशली यूपीएपी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, उसमें बिना लोक अभियोजक अगर विरोध करता है तो जमानत नहीं दी जा सकती। तो तभी जमानत दी जा सकती है। जमानत वहां 2 आधारों पर दी जा सकती है। पहले तो लोक अभियोजक उसका विरोध नहीं करे, या कोर्ट ये मान रही हो कि अभी तक जो भी एविडेंस है इससे कोई मामला इनके खिलाफ नहीं जा रहा है, इसलिए अब इनको डिटेंशन में हम नहीं रख सकते। ये विशेष प्रावधान है, पोटा में भी थे, टाटा में भी थे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, यूपीएपी एक्ट जो अब डाले गए उसमें भी प्रावधान है। और निश्चित रूप से असीमानंद जी की बेल के समय तो ये हुआ कि लोक अभियोजक ने जो सरकार को प्रतिनिधित्व था उसके द्वारा विरोध नहीं किया गया। इससे पहले रिजेक्ट हुई, तो ये तो एक सबका ये कहना है कि साहब राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति तो हर जगह होती है, ये होती रही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अदालतों ने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति राय की जजमेंट में कहा है कि जैसे और 3 बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव है, जिस तरह उसके निर्णयों की आलोचना हो सकती है, ऐसी तरह जुडिशरी के निर्णयों की भी आलोचना की जा सकती है, बट विद इन लिमिट पैरामीटर्स के तहत। और आपने उदाहरण दिया ही है कि अभी इस जजमेंट के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के अंदर लिख के दिया है कि आपके इस जजमेंट की वजह से पूरे देश में आपका जजमेंट गलत है, ये ओपन क्रिटिसाइज होता है। वो तो इसलिए जजमेंट को क्रिटिसाइज, जज को क्रिटिसाइज करना, जज पे एलिगेशन लगाना इस तरीके से कि उसकी जो जुडिशरी की टोटल इमेज स्टैंडिश होती है वो गलत है, या विदाउट एविडेंस किसी तरह के एलिगेशन। बाकी जजमेंट को हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए ऑलवेज ओपन है, तो इसलिए जजमेंट गलत भी हो सकता है, जजमेंट सही भी हो सकता है, जजमेंट पढ़ा नहीं। परंतु इसमें यह तो बात सही है कि एविडेंस प्रॉपर्ली पेश नहीं हुई, और एविडेंस एनआईए कांग्रेस के टाइम भी थी, बीजेपी के भी टाइम थी, लोग अभी जब भी बदले हैं। पर अब जैसा कि शेखावत साहब ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि बरी क्यों हुए, एविडेंस में क्या कमी थी, जो लोग इतने टाइम तक बेल नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि कोर्ट में कई स्टेज होती है। चार्ज भी तब लगाया जाता है जब प्राइमा फेसिया केस बनता है,
कुछ एविडेंस होती है, उस एविडेंस के बाद ही चार्ज लगाया जाता है। अगर बिना एविडेंस का केस होता तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देती। तो इसलिए बरी होना और अपराध नहीं होना, और बरी होते ही ये कह देना कि हमें झूठा फंसाया था, कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये अपराध हुआ ही नहीं, और बिल्कुल फाल्स। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं होने की वजह से, यानी कि आज वो स्टैंड कर रहा है कि ये एक बड़ी अजीब गरीब स्थिति है। हमारे साथ में दोनों राजनीतिक दलों के नेता बैठे हुए हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए, एनआईए से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो एजेंसी अगर यूं टूल की तरह काम करती रहेंगी तो न्याय किसको मिलेगा? अपने अंदाज से अगर चीजें बदलने लगी, कम से कम इस तरह की चीजों में तो नहीं। अगर एनआईए ने असीमानंद या उनके अन्य सहयोगी साथी, अगर उन्हें गलत भी फंसाया गया तो भी पूछा जाना चाहिए कि किसके कहने पे आपने इनको आरोपी बनाया, ये पूछा जाना चाहिए। और अगर वास्तव में इनका रोल था तो आज बरी कैसे हो गए? तो मुझे लगता है कि ये देश जानना चाहता है। राजनीतिक दलों को इससे बहुत ज्यादा सरोकार हो ना हो, वो पॉलिटिकल इश्यू इसे बना सकते हैं, लेकिन वाकई हर व्यक्ति और हिंदुस्तानी की इच्छा है कि जब इतने लोगों के मौत के गुनहगार नहीं पकड़े जा रहे हैं तो ये तो बड़ा आज हो सकता है फिर तो सरकारों के हिसाब से चले। असीमानंद पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते थे, उनके मामले में इतना तीव्र फैसला, 11 साल बाद फैसला आया है ये भी। लेकिन अगर और इतने सारे लोग जो जेलों में ठूसे गए हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि वास्तव में वो आतंकवादी होंगे? जैन साहब, इस पर भी सवाल उठ सकता है। निश्चित उठाइए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कई सालों बाद जो 18 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए थे, 40 साल की इंजीनियर था, वो बिल्कुल जिंदगी से निकल का है, जिसको कोर्ट ने एक्विटल किया था, पूरा टाइम बेल नहीं हुई। तो ये तो एक मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं जो हमारी सिस्टम जो बना है उसमें डिफेक्ट है कहीं ना कहीं। एक तो लंबी ट्रायल चलना, फिर विटनेसेस के अप्रिसिएशन के लिए, और इसके लिए किसी एक पार्टी को दोष देना तो मैं बिल्कुल गलत समझता हूं। पर ये कहीं ना कहीं है, चाहे वो इस साइड के। और पहली चीज जो आपने कही पारिक साहब ने, वो बात बिल्कुल सही कि आतंकवाद को रंगों में नहीं बांटना चाहिए। बिल्कुल ऑफेंस जैसे अपराध होता है, क्योंकि मरने वाला आदमी हिंदुस्तानी है, चाहे उसका खून लाल है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। और अगर इसी तरीके से हम अच्छे गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद में बांटते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान और सीरिया जैसी स्थिति होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि आतंकवाद जो आदमी कानून अपने हाथ में लेता है, लॉ तोड़ता है, और आजकल तो खुलेआम सब जगह कानून टूट रहा है, उसके बाद कर रहे हैं, तो कम से कम कहीं ना कहीं तो हमें फर्म होना चाहिए कि हमें राजनीतिक कमिटमेंट किया जाए। देश ऊपर है, कानून ऊपर है, कानून तोड़ने वालों के लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो चले, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर रही है, और खामी है तो इसे दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। फिर इस बात की गारंटी क्या है कि जो कई लोग ऐसे ठूसे हुए हैं जेलों में, उनका भी सवाल होगा कि पता नहीं वो अपराधी हैं कि नहीं है। तो यहां एक बड़ी एक बहस हो सकती है कि आखिर वजह क्या है। एनआईए हो चाहे सीबीआई हो, सीबीआई जब लोकल पुलिस से सीबीआई ने जब जांच करना शुरू की, सिंह साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जब लोकल पुलिस इसमें जांच कर रही थी और जब सीबीआई को यह केस ट्रांसफर किया गया, तो यह बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस ने जिन धाराओं में केस रजिस्टर किया था, क्योंकि एफआईआर तो वहीं से आती है, चाहे किसी एजेंसी के पास चली जाए, जो पहली मर्तबा एफआईआर, उसमें एडिशनल हो सकता है कि आप पे सबूत ले सकते हो, लेकिन एफआईआर तो एक ही होगी। उसी एफआईआर को ट्रांसफर करके एनआईए तक पहुंचाया गया। कहा जाता है कि उसी समय बहुत सारे लेकुनाज रहे इसमें। ये तो क्या है कि एक विश्लेषण करने के लिए पूरा एक मटेरियल चाहिएगा, जब अपन उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि वास्तव में एफआईआर कैसे दर्ज हुई थी, उसके बाद सीबीआई को दिया गया था, जब उस समय क्या रहा। वैसे सीबीआई अपना केस अलग से ही दर्ज करती है, जो भी आपको एफआईआर मिलेगी। चलिए सिंह साहब, मैं रोकूंगा आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं।